नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बहुत ही अहम फैसला दिया। हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी। कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर में ASI के द्वारा जांच यानी कि सर्वेक्षण के आदेश दिए थे। आदेश के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की ओर से सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। मंदिर पक्ष ने यह दलील दी कि साल 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। मस्जिद पक्ष ने यह दलील दी कि वाराणसी सिविल कोर्ट का 8 अप्रैल का आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है। मंदिर पक्ष ने फिर यह दलील दी, वास्तविकता जानने के लिए मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराना जरूरी है। मंदिर पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर की खुदाई के बाद मंदिर के अवशेषों की तामीर मस्जिद के सबूत अवश्य मिलेंगे, इसलिए ASI सर्वेक्षण किया जाना बेहद जरूरी है। तो मस्जिद पक्ष ने फिर पूजा स्थल अधिनियम 1991 यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा कि इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 यानी कि जब हम आजादी हमें जब मिली थी उसके पहले के किसी भी धार्मिक स्थान में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर रोक लगा दी। क्या थी उसकी पूरी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। मंदिर के ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। विवाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष में है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को तोड़कर उसकी जमीन पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद निर्माण के लिए कभी किसी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद? क्या है मंदिर मस्जिद विवाद की इनसाइड स्टोरी? क्या मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था? क्या कहते हैं मंदिर मस्जिद विवाद पर सरकारी दस्तावेज? क्या मस्जिद के नीचे शिव मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं? क्या शिव की नगरी काशी अयोध्या 2.0 बनने जा रही है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम महादेव की नगरी वाराणसी पहुंची। मंदिर मस्जिद विवाद की पूरी कथा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच विवादित दीवार दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को एक दीवार बांटती है, यानी मंदिर मस्जिद की दीवार कॉमन है और यह दीवार बाबा विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह से कुछ ही फीट की दूरी पर है। अब आपको मंदिर और मस्जिद के बीच का विवाद समझाते हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई। मस्जिद का निर्माण मंदिर की जमीन पर हुआ। मस्जिद के नीचे मंदिर होने के साक्ष्य मौजूद हैं। मुस्लिम पक्षकारों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया। अब आपको मुस्लिम पक्ष का दावा भी जान लेना चाहिए। मस्जिद शुरू से ही मंदिर के बगल में थी। मस्जिद निर्माण के लिए मंदिर नहीं तोड़ा गया। राजस्व विभाग के नक्शे का हवाला दिया गया। मुस्लिमों का आक्रमण सन 1000 में आया। कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पाटली इसके शिखर को तोड़ दिया, बाकी सब मौजूद रहा अपने स्थान पर। उसके बाद ये सारी पूजा अर्चना, सारी व्यवस्थाएं हिंदुओं की होती रही। उसके बाद विकराल रूप में तोड़ने का साक्ष्य आया है औरंगजेब के शासनकाल। 18 अप्रैल 1669 का औरंगजेब का फरमान है और वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन के जो कलकत्ता में इनका लाइब्रेरी है उसमें सुरक्षित है। ये उनके आरोप हैं और उनके पास भी ये सबूत नहीं है कि ये मंदिर यहाँ पर थी और उसको तोड़ा गया।
ये उनके आरोप हैं। आरोप उनके ये हैं कि साहब नंदी का मुंह उस तरफ है और पुराण में काशी खंड में, लेकिन जिस मंदिर का जिक्र है वो मंदिर अपने ओरिजिनल प्लेस पर आज भी है, जहाँ की शिव जी, भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। और उनका ये आरोप कि साहब मस्जिद के नीचे ज्योतिर्लिंग है, ये उनके अपने प्लेन से ही गलत साबित हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि अपने ओरिजिनल प्लेस पर मंदिर है, तो फिर पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 13वां ज्योतिर्लिंग हो नहीं सकता। ये एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आप सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर देख सकते हैं। यह राजस्व नक्शा 1883-84 का है। इसी रेवेन्यू मैप के हवाले से मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद का अस्तित्व 19वीं शताब्दी से ही है और यहां बाकायदा नमाज भी पढ़ी जाती थी। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में अंजुमन इंतजामिया भी एक अहम पक्षकार है। अंजुमन इंतजामिया के महासचिव SM यासीन कहते हैं कि हिंदू पक्षकारों के दावों में सच्चाई नहीं। रेवेन्यू मैप हिंदू पक्ष के हर दावे को गलत साबित करता है, जबकि हिंदू पक्षकार दावा करते हैं कि मंदिर हजारों सालों से मौजूद है। जिस राजस्व नक्शे की बात मुस्लिम पक्षकार कर रहे हैं वो अंग्रेजों के वक्त का बनाया हुआ है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 14वीं शताब्दी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा और उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन इतिहासकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि जो चीजें वो स्टडी कर रहे थे उसमें इस बात का जिक्र नहीं मिलता है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी के बाद 1585 ईस्वी में अकबर के नौरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने नारायण भट्ट, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, उनके साथ मिलकर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। रुक करते हैं अपने लखनऊ संवाददाता आदर्श सिंह का। आदर्श, अब जो पक्षकार हैं, जो हिंदू पक्षकार हैं, जो चाहते थे कि वहां पर ASI का सर्वेक्षण हो, उनके आगे क्या लीगल ऑप्शंस हैं? देखिए, जो हिंदू पक्षकार हरिहर पांडे हैं उनके मुताबिक अब वो या तो हाई कोर्ट की डबल बेंच या फिर फुल बेंच के लिए अपील करेंगे या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि ये दोनों मामले ऐसे हैं जिसमें उन्हें कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो वाराणसी की फास्ट ट्रैक सिविल कोर्ट है उसने जो आदेश दिया था उस पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रोक ज़रूर लगाई है। लेकिन अब क्या उसे डबल बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लायक माना जाएगा, और क्या फिर ये हाई कोर्ट की डबल बेंच या फुल बेंच उसे सुनेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी आदर्श, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि हरिहर पांडे जो कि हिंदू पक्षकार हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। SM यासीन मुस्लिम पक्षकार भी थोड़ी ही देर में हमसे जुड़ने वाले हैं। आपसे पहले पूछना चाहती हूं पांडे जी, जो मुस्लिम पक्षकार हैं, सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आपकी अपील उसी के खिलाफ जाती है। जब सरकार ये लॉ लेके आई थी कि आजादी के बाद से किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा का कैरेक्टर आप नहीं चेंज कर सकते हैं, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो सर्वेक्षण की क्या जरूरत है? हेलो, हाँ हरिहर पांडे जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ देखिए, ऐसा है कि इनका मस्जिद, इनका मजहब 1400-1450 साल पुराना है और हमारा सनातन धर्म युगों युग पुराना है। मैं आपको बताऊं कि हमारा मंदिर जो है सदियों पुराना नहीं है बल्कि युगों पुराना है। ये तो हमारे मंदिर पर अपने बल का प्रयोग करते हुए हमारे मंदिर के छत पर केवल ढूहा बना दिए हैं, गुंबद बना दिए हैं। न तो औरंगजेब बादशाह का कोई फरमान था और ना कोई इनके मजहब का फरमान था। ये केवल गुंडागर्दी के चलते अकारण रूप से हिंदुओं के मानसिकता को द्रवित करने के लिए, हिंदुओं को परेशान करने के नियत से इन्होंने उस मंदिर के ऊपर गुंबद लगा दिया, जो कि वह मस्जिद है भी नहीं, वह तो केवल गुंबद के रूप में पड़ा हुआ है। जी, वो फैसला तो अब अदालत में ही होगा, पर जो आपका सर्वेक्षण की मांग थी उसकी क्या जरूरत है? अब देखिए, सर्वेक्षण से इनको पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण से इसलिए भय लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि सारी चीजें स्पष्ट हैं। हमारा मंदिर एज इट इज उसी तरह से पड़ा हुआ है। भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू लिंग जो है उसी तरह से है जिसे पत्थर से इन्होंने ढांक दिया है। पुरातत्व विभाग वालों को तो खुदाई भी नहीं करना था, वो तो स्पष्ट रूप से सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। पर अदालत ने भी तो आपकी बात नहीं मानी।
अब देखिए अदालत जो है, अदालत क्यों नहीं मानी, अदालत की मानसिकता क्या थी, और अदालत के बारे में आज कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल है कि अदालत क्या सोचता है, क्या करता है, किस प्रलोभन में, किस दबाव में आकर के अदालत जो है निष्पक्ष फैसला करने के लिए तैयार नहीं होता है, और अदालत का कोई फैसला निष्पक्ष होता भी नहीं है। आप अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, अदालत की निष्पक्षता हम पर। अदालत पर सवाल नहीं उठा फिर रहे तो हैं। आपने कम और से कम असदुद्दीन एक ओवैसी में क्या फर्क रह गया? बाबरी मस्जिद के मामले में उन्होंने भी अदालत पर सवाल खड़ा कर दिया। मैडम, एक अदालत ने फैसला दिया कि पुरातत्व से जांच कराया जाए। उस फैसले में क्या कमी है? उस फैसले के गुण दोष पर हाई कोर्ट को जाना चाहिए था, न कि फैसले को निरस्त कर देना। तो आपको क्या लगता है हम अदालत पर आज के इलाहाबाद हम हाई अदालत कोर्ट के पर फैसले के नहीं कर पीछे रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? अब ये तो न्यायालय जाने या न्यायाधीश जाने कि उन क्या गुण दोष देखे। बिना गुण दोष देखे ही हम कहते हैं कि एक न्यायालय ने, स्थानीय न्यायालय का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला दिया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला किया कि पुरातत्व विभाग से जांच कराई जाए। फिर उसमें इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्यों ये दर भटक रहे हैं? वो कह रहे हैं उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी एक कानून है जो कि इस बात से प्रतिबंधित करता है किसी को भी कि वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई भी जगह हो, आजादी के बाद से उसका जो कैरेक्टर है उसको बदलने की कोशिश की, और आपने इस सर्वेक्षण के द्वारा वही करने की कोशिश की, इसीलिए उनके पेट में दर्द है। हम सर्वेक्षण के द्वारा ये स्पष्ट जानना चाहते हैं कि जो ये लोग हमारे मंदिर को चैलेंज कर रहे हैं, मस्जिद का रूप देना चाहते हैं, कम से कम सर्वेक्षण का रूप पानी का पानी तो हो जाएगा ना। चलिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। शोएब जमाई साहब, ऐसा मानना है हरिहर पांडे जी का कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, पर अगर प्रत्यक्ष के साथ प्रमाण भी मिल जाए तो क्या बुरा है? प्रत्यक्ष तो वहां पर नंदी बैल दिख ही रहे हैं मस्जिद की तरफ अपना मुंह किए हुए, अब उसके साथ साथ प्रमाण भी मिल जाएगा अगर सर्वेक्षण हो जाएगा तो। जी पद्मजा जी, मैंने पूरी बातें सुनी है। देखिए, दिल की अरमा अब जुबान में तो आने लगे। जो ये कहते थे कि हम देश में संविधान की इज्जत करते हैं, अदालत की इज्जत करते हैं, आज वो अदालत के फैसले इनके खिलाफ आए और इनकी बात नहीं मानी गई तो इन्होंने अदालत पे भी सवाल उठाए। यानी साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि इनको अदालत से या अदालत के सम्मान का, ये संविधान से सम्मान से कोई लेना देना नहीं। इनकी अपनी आस्था इनके लिए देश से और संविधान से बड़ी, ये बात तो जग जाहिर होता है अभी जो मैंने बातें सुनी। दूसरी बात ये है कि आपको सबको पता है कि 1992 का जो रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट है वो आज भी इनएक्ट। आप अगर सांसद पार्लियामेंट में उसको बदल दें विधेयक ला करके तो ये अलग बात है, लेकिन आज भी है और उसी कोर्ट फॉलो कर रहा है। जो ज्ञानवापी मस्जिद जो यहाँ पे अभी काशी विश्वनाथ की, तो यहाँ पे जो मंदिर के बगल में जो मस्जिद है, आप ये खबर नहीं सुनी कि अभी कुछ ही दिन पहले किसी मस्जिद के ट्रस्ट ने अपनी जमीन, जो उनकी जमीन थी, उस जमीन को मंदिर को उन्होंने दे दिया और उसी के बगल की दे दी। अरे भाई, हम तो बार बार कहते हैं आइए सद्भावना निभाइए, आइए भाईचारा निभाइए, ठीक है मंदिर के बगल और बदले में जमीन ली भी, पूरी बात बतानी चाहिए। वो जमीन का एक्सचेंज हुआ था, मंदिर ने मस्जिद को जमीन दी, मस्जिद ने मंदिर को जमीन दी, तो वो एक्सचेंज हुआ था। लेकिन तो पूरी बात बताइए। पर हाँ, बोलिए। क्या ज्ञानवापी मस्जिद के जितने भी कमेटी मेंबरान हैं उनको नहीं पता होगा कि यहाँ से अगर हमने बगल में और इनको जमीन दे दी तो ये इनका ज्यादा यहाँ से इनको हिम्मत बढ़ जाएगी इसमें हंगामा। उसके बावजूद भी इन्होंने अयोध्या का इतना बड़ा मामला, बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसले आने के बाद भी इतना बड़ा दिल दिखाया मुस्लिम समाज ने, इसका तो सम्मान कर लेते। और आज अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले वीडियो, इनके झारखंड के विधायक के बीजेपी के, वो खुलेआम कह दिए भैया संविधान कुछ नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र है, सेकुलर नहीं है। तो अब तो दिल के आरमा साफ साफ दिखने आ रहे हैं। हरिहर पांडे जी को IAS बनाना चाह रहे हैं, तालिबान नहीं, ISIS तक तो मत ही जाइए शोएब जमाई जी। ISIS तो है और तालिबान भी है, और जो ISIS और तालिबान कर रहा है उसकी तुलना कभी भी भारत के साथ नहीं हो सकती, ये तो मत ही कहिए। अगर कोई कोर्ट जाता है ये कहते हुए कि सर्वेक्षण करा दीजिए, तो वो ना ISIS बनता है ना वो तालिबान बनता है।
नहीं, देखिए, क्योंकि आईएसआईएस और तालिबान कभी कोर्ट नहीं जाते, वो बामियान बुद्धा की तरह वहां पर एक्सप्लोजिव्स लगा के, डायनामाइट लगा के उड़ा देते हैं। तो वो तुलना मत ही कीजिए, क्योंकि हमने भी देखा है कि आईएसआईएस तालिबान क्या करता है और भारत में क्या होता है। सब कुछ न्याय संगत होता है। तो जाहिर करनी चाहिए ना, इनकी बातें सुन के चिंता जाहिर करनी चाहिए कि कितना एक्सट्रीमिज्म इनके दिमाग में भर गया, कितनी नफरत, कितनी कि ये देश की अदालतों को भी चैलेंज कर रहे हैं, उसके यहाँ से प्रतिष्ठा पे भी सवाल उठाने के लिए उतारूं। तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे लोगों से देश को बचाना चाहिए, ऐसी शक्तियों को देश से बचा करके मुझे लगता है कि जो देश हमारा पुराना वापस जो देश था, एक संवैधानिक सेकुलर नेशन, उसी की तरफ जनता को लेके आना चाहिए। वरना मुझे कोई शक नहीं है कि देश आईएसआईएस और तालिबानाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसका खतरा मुझे ऐसा लगता है, और यही लोग इसके लिए हरिहर पांडे जी, आपने अपनी मन मर्जी का फैसला नहीं मिला तो कोर्ट पे आपने सवाल खड़ा कर दिया। शोएब जमाई का कहना है ये तो तालिबानी मानसिकता है, आपको तालिबान बता दिया। नहीं, क्षमा कीजिएगा, जो सज्जन बोल रहे हैं उनकी भाषा तालिबानी है। हम तो ये कह रहे हैं कि सर्वेक्षण अगर पुरातत्व विभाग द्वारा हो जाए तो उसमें परेशानी किस बात की थी? भाई नहीं, जिसका दामन साफ, तो हमारा दामन साफ है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, देश के संविधान और कानून पर यकीन है आपको, या कभी पढ़ते हैं या सिर्फ यहाँ से नागपुर वाला किताब पढ़ते हैं, ये बताइए। नहीं, पढ़े लिखे तो आप ही हैं। आप तो पढ़ लिख करके आए हैं तालिबान से। 1992 का रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पढ़ने लिखने से तो कोई हम 47 का पढ़ चुके हैं, आप पहले पढ़िए गहनता से। आधे अधूरे मैट्रिक फेल होके आते हैं, या तो यहाँ शाखाओं में यहाँ पे ज्ञान नहीं। अच्छा, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। हरिहर पांडे जी खुद एक वकील हैं। शोएब जमाई साहब, ऐसे ये सही बात नहीं है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। देश का संविधान आपकी, अब कौन अनपढ़ है, कौन मैट्रिक फेल है, ये हम यहाँ पर ना उसका चर्चा कर रहे हैं, ना हमें उसकी हैसियत है कि वो चर्चा करें। मुद्दे की बात से पहले सोचिए, मुद्दे की बात कीजिए। क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो दोनों पक्ष ज्यादा सुखी नहीं रहेंगे? शोएब जमाई, अरे दूध का पानी करने के लिए ना फिर देश को 1300 साल 1400 साल पहले इतिहास मानते हैं, तो आप भारतीय नहीं है, फिर कैलाशा चले जाइए। वो एक हिंदू राष्ट्र आईएसआईएस वाली मानसिकता से नहीं चलता है। आप संविधान मानोगे, जाकर पढ़ो। आपके हिसाब से नहीं चलेगी। हरिहर पांडे जी, सच बात यह है कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपकी मांग पर रोक लगा दी है। अब आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप बड़ी बेंच के पास जाएं या आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। सुप्रीम कोर्ट में अभी से ही वो मामला लंबित है जहां पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को चैलेंज किया गया है। तो रुकिए, सब कुछ कानून संगत होगा, फैसला तो कोर्ट से ही आएगा ना। हम कानून का स्वागत करते हैं, संविधान का स्वागत करते हैं। हमें कष्ट इस बात का है कि ये जो हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल किए, वो किस बेस पर रिवीजन दाखिल किए, जबकि पुरातत्व विभाग कोई जजमेंट तो नहीं ना देना है उसको, वो तो अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट देना था। उस सर्वेक्षण रिपोर्ट के खिलाफ ये खुराफत विभाग है सर, ये खुराफत जो शुरू की है। नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। सालों के शोध के बाद पुरातत्व विभाग ने राम जन्मभूमि से भी कई ऐसे अवशेष निकाले थे, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ये गलत बात है। शोएब जमाई साहब, अगर आप कह रहे हैं कि इनको अदालत का सम्मान करना चाहिए, तो आपको भी पुरातत्व विभाग का भी सम्मान करना चाहिए। ये बातें हवा में नहीं हो रही हैं। जो अवशेष मिले हैं, आप जाइए अयोध्या, वहां पर आप बाकायदा करके देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि से खुदाई करके क्या क्या मिला है। चलिए, बात को यहीं पर छोड़ते हैं। अब आगे अदालत में इसके खिलाफ अपील की जाएगी, अदालत का क्या फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहेगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर धाकड़ एक्सक्लूसिव में, इंदिरापुरम पुलिस ने एक ऐसी गैंग का भांडाफोड़ किया है जिसने एक नहीं, दो नहीं, 10,000 से भी ज्यादा लोगों को सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए ठग लिया। सरकारी पदों से रिटायर हुए कई बड़े अधिकारियों को ईपीएफ निकालने का झांसा देकर इस गैंग ने करोड़ों लूट लिए। इस साल जब कोविड को कंट्रोल करने के दौरान लगे लॉकडाउन में कैसे इस गैंग ने हजारों लोगों को अपना निशाना बनाया, जानने के लिए देखिए ये टाइम्स नाउ नव भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंदिरापुरम पुलिस
और साइबर सेल के माध्यम से ठगी करने वाले बड़े गैंग का खुलासा किया गया है। तमाम खाते हम लोगों को मिले हैं, खातों को फ्रीज करा दिया गया है। फंड दिलवाने के नाम पर उनको फोन कराते थे किसी लड़की के माध्यम से। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, आपकी कमाई का वो हिस्सा जो हर महीने आपकी सैलरी से कटता है। ये पैसा रिटायरमेंट के बाद आपके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होता है। इन पैसों की मदद से ही आप रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन आराम से गुजारते हैं। लेकिन आपकी मेहनत की इस कमाई पर भी ठगों की नजर पड़ गई है। अब आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी आ गया है इन ठगों के निशाने पर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस ने एक गैंग का भांडाफोड़ किया। इस गैंग ने 10,000 से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों को एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड वापस दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की। इस रैकेट के तार हिंदुस्तान के कई शहरों से जुड़े हुए हैं। ईपीएफ खाते, ईपीएफ कर्मचारी जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको ईपीएफ फंड दिलवाने के नाम पर उनको फोन कराते थे किसी लड़की के माध्यम से, और कि आपकी मैच्योरिटी हो गई है और हम आपको फंड दिलवा देंगे। ईपीएफ को मतलब ईपीएफ ऑफिस से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कहते थे। तो इनके इस जाल में लोग फंस जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर रिटायर्ड कर्मचारी, क्या सभी रिटायर्ड कर्मचारी से ही ये ठगी करते थे। तो ये पूरा इनका सिस्टम था। इंदिरापुरम पुलिस की हिरासत में आपको जो 3 आरोपी नजर आ रहे हैं, उनमें से एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम घनश्याम है। राहुल और घनश्याम ही इस गैंग के मुखिया हैं। पिछले 9 साल से ये गिरोह एक्टिव हैं और पिछले 9 साल में हजारों लोगों को चूना लगाया है। जांच में ये साफ हुआ है कि इस गैंग ने फर्जी नाम पर काफी बैंक अकाउंट खोले थे। इन सभी खातों की जानकारी और दस्तावेज राहुल के पास ही रहते थे। इस गैंग ने कुछ टेलीकॉलर को भी नौकरी पर रखा था, जो रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों को फोन करते थे। टेलीकॉलर महिला फोन पर लोगों को कहती थी कि आपको ईपीएफ पर इतना टैक्स देना होगा। इस साल जब लॉकडाउन लगा तो ये गैंग काफी एक्टिव रहा। बुजुर्ग लोग उस दौरान घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिसका इस गैंग ने पूरी तरह से फायदा उठाया। टेलीकॉलर एक लिंक भेजते थे, जिस लिंक पर लोगों से भुगतान करने के लिए कहा जाता था। बाद में इस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे। इस गैंग ने गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल के कई रिटायर्ड अधिकारियों को निशाना बनाया। इस गैंग ने जिन हजारों लोगों को निशाना बनाया, उनमें से एक है ओएनजीसी से रिटायर्ड हुए नीरज शर्मा, जो एक कैंसर सर्वाइवर है। हाल ही में इनका एक बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है। लॉकडाउन के दौरान इन्हें पैसे की जरूरत थी और उसी दौरान ये इस गिरोह के झांसे में आ गए। 13th of April, I was looking for this pension. I thought this is related to some of this pension issues only. So I took the call. They called me and they said, "This is your EPS number. This is your file number, and you have to fill Form D to claim this amount. This amount is regarding group insurance scheme of the central government employees, and this is pending against you, and you can claim it, and you have to fill Form D." इस गिरोह ने नीरज शर्मा से कुल 11 लाख रुपए लूटे। जब उन्होंने उसी नंबर पर बाद में कॉल किया तो उन्हें इस बात की जानकारी लगी कि उनके साथ हुआ है एक बड़ा धोखा। नीरज शर्मा की ही शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस एक्शन में आई और इस गैंग का भंडाफोड़ किया। There was a delay after July, and they said कि some violation is there of RBI guidelines. I thought there is some problem because this is a very small amount. How RBI will come into picture? They don't have time to look into all these small things. इस गिरोह का शिकार हुए हजारों लोगों में से एक हैं मानेसर के रहने वाले रवि कुमार। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड से रिटायर हुए रवि कुमार को भी ऐसा ही कॉल आया। पहले तो रवि कुमार ने जल्दबाजी में 18,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने इसकी कंप्लेंट साइबर सेल में की। So I did that. After that also I received a few calls, and the lady and the fellow, some Mathur, if I remember correctly, he named himself. They said that yes, you're around 4,15,20,000 will be paid to you within a day or two. But as usual, it never came. इस गैंग के झांसे में आकर महाराष्ट्र के शख्स ने इन्हें 1,15,00,000 तक ट्रांसफर कर दिए। नीरज शर्मा की शिकायत पर इन 3 लोगों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब महाराष्ट्र पुलिस ने इन्हें 1,15,00,000 की ठगी के आरोप में हिरासत में लिया।
गैंग के 3 लोगों को तो पुलिस ने पकड़ लिया। इनसे पुलिस ने काफी रकम भी बरामद की, जिससे प्रक्रिया के तहत लोगों को वापस किया जाएगा। साथ ही अलग अलग शहरों की पुलिस इस गैंग से जुड़े हर आरोपित को भी ढूंढने में लगी है। धोखाधड़ी की इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है, पुलिस के सामने और भी कई सबूत सामने आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र की जो साइबर क्राइम है, उससे भी इन आरोपियों से पूछताछ करके अपने यहाँ ठगे गए विक्टिम्स के बारे में जानकारी हासिल की है। गाजियाबाद पुलिस की माने तो अब ये राशि जो करोड़ों में जा चुकी है, उसके बारे में भी और भी खुलासे होने बाकी हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या देश के और राज्यों में भी इसी तरीके से कई गैंग सक्रिय हैं और बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं। कैमरा सहयोगी अवधेश के साथ प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ नवभारत, दिल्ली। नवभारत संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी इस खबर पर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। प्रियांक, क्या इस गैंग के सारे मेंबर्स दबोच लिए गए हैं या कुछ अभी भी सक्रिय हैं? देखिए पद्मजा, जो मुख्य आरोपी थे इस पूरे गैंग के, उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। अभी फिलहाल वो महाराष्ट्र पुलिस की जांच के दायरे में है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस की साइबर यूनिट के भी लोग आए थे कुछ दिन पहले गाजियाबाद और उन्होंने इनकी पुलिस कस्टडी दी है। लेकिन ये जो मोडस ऑपरेंडी है काफी ज्यादा चौंकाने वाला है और उस मोडस ऑपरेंडी को लेकर के देश के कई हिस्सों में और भी गैंग सक्रिय हो सकते हैं। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने उन नंबरों को जारी किया है जिन नंबरों के जरिए बुजुर्ग लोगों को फोन किए जाते थे। लेकिन इस तरीके की जो जांच है, जो हम भी टाइम्स ऑफ नवभारत पे दिखा रहे हैं, वो आगे आने वाले जो विक्टिम हो सकते हैं उनको सतर्क करने के लिए है कि अगर आपके पास कोई फोन आता है और ईपीएफ एम्प्लॉय बन के वो काफी ज्यादा कन्विंसिंग तरीके से बात करने की कोशिश करे तो उनपे ना जाए, दफ्तर में जाए, पीएफ के दफ्तर में अगर आपको ज्यादा जल्दबाजी है, और वहां पे जाकर के जो प्रक्रिया है उसको पूरा करें। हमारी जांच में जो सामने आया पद्मजा, जितने भी विक्टिम्स थे वो इस तरीके, हालांकि उन्होंने कई सालों तक गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया, लेकिन जिस लहजे में ये लोग फोन किया करते थे वो भी इस झांसे में आ गया कि ये पीएफ के अधिकारी हो सकते हैं। तो ऐसी हालात में कि मामला करोड़ों में पहुंच चुका है, तकरीबन 10,000 से ज्यादा जो पीड़ित हैं वो देश के कई राज्यों में हैं। ऐसे हालात में लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। अगर इस टाइप की कोई चीज उनके साथ होती है तो या तो वो पीएफ अधिकारियों से बात करें दफ्तर जाकर के, या तो अपने स्थानीय पुलिस को संपर्क करें। ऐसी कौन सी चीजें हैं प्रियांक, पुलिस के मुताबिक और आपकी जो खोजबीन में पता चली हैं, जिनको लोगों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो भी इस तरीके से ठगी का शिकार ना हो? सबसे पहली चीज तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर टैक्स होता। जी प्रियांक, लगता है आपके कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी आ रही है। सारी जानकारी के लिए बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव, मैं हूं पद्मजा जोशी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा खतरा है तो वो है देश के अल्पसंख्यक और देश की महिलाएं। तालिबान का आतंक पूरे अफगानिस्तान में देखा गया है। अब तो तालिबान में क्रिकेट से लेकर दूसरे खेलों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्रिकेट को समर्थन देने की बात करने वाले तालिबान ने अपना कट्टरपंथी रूप दिखाते हुए यह साफ कर दिया कि अब वो सिर्फ पुरुष क्रिकेट टीम को खेलने की इजाजत देगी, महिला क्रिकेट टीम को यह इजाजत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि खेलते वक्त हो सकता है कि उनका चेहरा या उनके हाथ पैर किसी को नजर आ जाए। तालिबान के इस तुगलकी फरमान पर आईसीसी ने तो फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया है तालिबान को एक करारा जवाब। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से ठीक पहले महिलाओं को क्रिकेट खेलने की आजादी थी। अफगानिस्तान महिला टीम ने पिछले 10 सालों में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया था, लेकिन आज अफगानिस्तान की महिला क्रिकेट टीम एक बार फिर अंधकार में चली गई है। तालिबान ने 8 सितंबर को साफ किया कि मुल्क में महिलाओं को क्रिकेट के साथ साथ किसी खेल में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। तालिबान के मुताबिक क्रिकेट या कोई दूसरा खेल खेलते वक्त महिलाओं का चेहरा ढका नहीं होगा। इस्लाम इस तरह से महिलाओं को देखने की इजाजत नहीं देता। तालिबान के इस फैसले के खिलाफ अफगानिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी से गुहार लगाई थी, लेकिन फिलहाल तो आईसीसी ने भी एक बयान जारी करते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए। आईसीसी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा
कि आईसीसी महिला क्रिकेट का विकास चाहता है। अफगानिस्तान की सांस्कृतिक और धार्मिक हालात के बावजूद 2017 में उन्हें पूर्ण मेंबर का दर्जा दिया। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उस पर हमारी नजर है और हमें इस बात की चिंता है कि महिलाओं को अब क्रिकेट खेलने की अनुमति शायद ही हो। बोर्ड की अगली बैठक में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आईसीसी ने तो इस फैसले पर सिर्फ चिंता जताई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने तालिबान के इस फैसले के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में उन्होंने साफ किया कि अगर अफगानिस्तान में महिलाओं को क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं होगी तो अफगानिस्तान पुरुष टीम के साथ भी वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। महिला क्रिकेट को विश्व में बढ़ाना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट की मदद नहीं की जाएगी और उन्हें खेलने की इजाजत नहीं होगी। अगर ये सही है तो अफगानिस्तान पुरुष टीम के खिलाफ हॉबर्ट में होने वाले इकलौते टेस्ट को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तालिबान के आतंकी और उनकी पैरवी करने वालों के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड का यह फैसला किसी तमाचे से कम नहीं है। बात करते हैं तालिबान के सबसे बड़े हितैषी इमरान खान की, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन आज वही इमरान खान भी अपने देश को तालिबान की राह पर ले जा रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सरकारी स्कूलों में अब महिला टीचर्स के जीन्स और टाइट कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई है। इलाके के सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखकर इस आदेश को लागू करने के लिए कहा गया है। यानी जो पाकिस्तान महिलाओं के हक की आवाज उठाने की बड़ी बड़ी बातें करता है, आज वही पाकिस्तान अब तालिबान की राह पर आगे बढ़ रहा है। तालिबान से इंस्पायर होकर क्या पता पाकिस्तान भी अब अपनी महिला क्रिकेट टीम के खेलने पर रोक लगा दे। तालिबान महिलाओं की आजादी के कितने खिलाफ है वो इस फैसले से साफ नजर आता है। और इसी तालिबान की वकालत कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने की थी। तालिबान आए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नजर आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, जैसे श्रीलंका में मणिपुर की सिचुएशन ठीक थी, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी तालिबान के कई समर्थक हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। देखिए, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा करने की। इस समय अफगानिस्तान में 3700 महिला क्रिकेटर हैं। पिछले साल 25 महिला खिलाड़ियों को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था। तालिबान के डर से कुछ महिला खिलाड़ी पहले ही देश छोड़ चुकी हैं, तो कुछ अभी भी काबुल में डर के साए में हैं। तालिबान का खौफ और आतंक पहले भी अफगानिस्तान के लोग और पूरी दुनिया देख चुकी है। इस बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो बातें बड़ी बड़ी की थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आ रही है। रिपोर्ट टाइम्स नाउ नव भारत। हाल फिलहाल में कई तस्वीरें आई थी जहां महिलाओं को पीटा जा रहा था जब वो मोर्चा निकाल रही थी, उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गईं और अब महिलाओं को क्रिकेट खेलने की भी आज़ादी नहीं है। टाइम्स नाउ संवाददाता वैभव हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। वैभव, क्या आईसीसी के ये नियम नहीं है कि कोई भी देश तभी क्रिकेट खेल सकता है जब उसकी महिला और पुरुष क्रिकेट टीम दोनों हो? ऐसे में क्या आईसीसी अफगान टीम के ऊपर पूरी तरीके से बैन नहीं लगा सकती अगर महिलाओं की टीम ही नहीं है उनके पास? देखिए, अगर आपने जो नियम की बात की तो ऐसा नहीं है कि किसी टीम की अगर पुरुष टीम है और अगर महिला टीम नहीं है तो उनको पुरुष टीम को भी इजाज़त नहीं होगी। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे पुरुष टीम क्रिकेट खेलती है लेकिन महिला टीम वहाँ की क्रिकेट नहीं खेलती, तो ये नियम फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तालिबान को भेजा कि अगर आपके देश में आप लगातार इस तरीके से करेंगे कि जो महिला क्रिकेट हैं
क्रिकेटर्स हैं आप उनको खेलने नहीं देंगे, महिला क्रिकेट टीम को आप आज़ादी नहीं देंगे, उनको आप अलाउ नहीं करेंगे विदेशों में जाने के लिए या अपने ही देश में क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो हॉबर्ट में जो टेस्ट मैच होना था इस साल के एंड में, पहली बार अफगानिस्तान क्रिकेट की जो पुरुष टीम है वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी कोई टेस्ट मैच खेलने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर आप महिलाओं को रोकेंगे तो हम आपकी जो पुरुष टीम है हम उनके साथ भी मुकाबला बिल्कुल नहीं खेलेंगे। और पद्मजा, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, 48 घंटे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट आया था कि हम 24 घंटे के अंदर T20 वर्ल्ड कप की जो टीम है वो अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन उस ट्वीट को भी लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो तालिबान है इस समय, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब खत्म हो चुका है। अगर मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बताऊं, इस समय अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई वजूद बचा नहीं है। वो लगातार ट्वीट जरूर कर रहे हैं, अपनी जो बात है वो रख रहे हैं, लेकिन इस समय अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरीके से तालिबान गवर्न कर रहा है, तालिबान ही चला रहा है। तो वो हमें देखने को मिल रहा है कि जब आपने 48 घंटे पहले ट्वीट किया था कि टीम आने वाली है, तो टीम अभी तक क्यों नहीं आई, तो ये बताता है किस तरीके से तालिबान जो है इस समय रूल कर रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट को, अफगानिस्तान देश को। जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने एक भी कोई क्रिकेट मैच नहीं खेला। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जो T20 वर्ल्ड कप इस साल होना है ना, उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश ने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है, अफगानिस्तान क्रिकेट क्वालिफाई कर चुका है। और वो जरूर शुक्रिया करना चाहेगा उसमें BCCI का, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से BCCI ने मदद की अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या महिला क्रिकेट टीम की भी उनकी जो मदद की कि वो यहां तक पहुंच पाए कि आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश से पहले क्वालिफाई किया। लेकिन अब जब से तालिबान आया है, तालिबान का राज आया है, तालिबान का शासन आया है, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। वैभव, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि एक अफगान नागरिक, एक महिला सूजन फिरोज भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सूजन, क्योंकि आप खुद अफगान हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा, क्या कहीं भी ये लिखा हुआ है कि महिलाएं क्रिकेट नहीं खेल सकती? ये किसी भी मजहब में ऐसा लिखा गया है? चलिए, सुजन से हमारा संपर्क टूट गया। पर वैभव, अगर वापस आपके पास आऊं तो जितने भी अब क्रिकेटिंग नेशंस हैं, वो देश जो कि क्रिकेट खेलते हैं, वो सारे लोकतांत्रिक हैं, बिल्कुल, तो आपस में मिल करके वो फैसला कर सकते हैं कि हम तब तक बॉयकॉट करेंगे जब तक महिला क्रिकेट टीम को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए, मैं सभी देशों की गारंटी जरूर ले सकता हूं, लेकिन मैं इसमें पाकिस्तान की गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे अभी हमने रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से जो पाकिस्तान में जो तालिबान का इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे आता जा रहा है कि आपने इस्लामाबाद में जो टीचर्स थी उनकी जीन्स पहनने पर रोक लगा दी। तो जितने बाकी देश हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, इंग्लैंड की बात करूँ, न्यूजीलैंड की बात करूँ, साउथ अफ्रीका की बात करूँ, इनफैक्ट बांग्लादेश की मैं बात करूँ, श्रीलंका भी आता है, उसमें इंडिया भी आता है, उन सब का जो स्टैंड रहेगा बहुत क्लियर रह सकता है कि आप अफगानिस्तान के साथ ना खेले। और हाँ, मेरा तो ये भी मानना है कि अब IPL शुरू होने वाला है अगले 2 हफ्तों में, तो आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड या BCCI एक मैसेज भेज सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज सकता है, जिस तरीके से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भेजा कि आप बहुत क्लियर कर दें तालिबान को, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि अगर आप महिलाओं पे पाबंदी लगाएंगे तो हम आपके खिलाड़ियों को IPL में भी नहीं खिलवाएंगे। बिल्कुल, और क्रिकेट में भारत का खासा दबदबा है, यही वक्त है कि उस दबदबे का इस्तेमाल करके और ज्यादा दबाव डाले सारे देशों पर, खासतौर पर अफगानिस्तान पर, कि महिलाओं को क्रिकेट खेलने की आजादी मिले। सूजन फिरोज और मुस्कान दोनों अफगान महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं। सूजन, क्या किसी मजहब में लिखा है कि महिलाएं क्रिकेट नहीं खेल सकती? नहीं, ऐसा किसी भी मजहब पे नहीं लिखा है, ना ही मुस्लिम मजहब में, ना ही, हाँ, हर किसी की मर्जी, जैसे भी घूमे, जैसे भी, चाहे वो चादर पहन ले, चाहे ना पहने, चाहे बुकरा करे, चाहे ना करे। अब ये लोग आ गए हैं हमारे ऊपर, जबरदस्ती ये कर रहे हैं और हमारे महिलाओं को कह रहे हैं कि आपको इजाजत नहीं है घर से निकलने के लिए। आप लोगों ने इतना साल, ये तालिबान जो पाकिस्तान से भेज दिया गया है, ये तालिबान यानी अभी वहां पे आ गई है महिलाओं को घर के अंदर, जो कि एक देश का आधा इंसान, अगर एक इंसान को हम बांट ले, जैसे कि अभी हमारा आधा लेडी होता है, आधा मर्द लोग होता है, अगर लेडी ना हो तो मर्द कहाँ से आएगा? तो ये लोग ये कभी नहीं सोचता है, और ये तालिबान का यही ख्वाहिश है कि लेडीज घर में बैठते रहे। और क्यों बैठते रहे?
वो तालिबान जो असली अफगान तालिब है वो कभी ये नहीं सोचता कि लेडीज घर में बैठे। वो लोग खुद ही बता रहे थे कि लेडीज को पढ़ना चाहिए, मगर ये लोग जो है पाकिस्तान के थ्रू आ गए हैं वो, और वो लोग नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे। तो इसीलिए अभी हम जैसे कि टेक्वांडो, बॉक्सिंग, मैं खुद बॉक्सिंग करती थी, मैं खुद टेक्वांडो करती थी, बाइसिकलिंग में करती थी, तो कभी ऐसा कोई इशू हमारे फैमिली के अंदर नहीं आया। हमारे फैमिली भी मुस्लिम है तो पसंद करती थी ये सब चीज। हालांकि यहाँ मैं आ गई हूँ, मैं स्विमिंग भी यहाँ पे करती थी, पापा कभी मना नहीं किया है मुझे। करते रहिए आप सुजन, भगवान करे आप कभी कंपेटिटिव लेवल पर भी ये कोई स्पोर्ट खेल पाए। शायद वैभव आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं पद्मजा, मैं आपको एक अपडेट जरूर देना चाह रहा हूँ कि देखिए जब तालिबान पहली बार आया था ना, उससे ठीक पहले हमने कुछ तस्वीरें देखी हुई हैं कि अफगानिस्तान की एक समय पे वॉलीबॉल टीम हुआ करती थी। मतलब आज आप क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे, एक समय अफगानिस्तान की वॉलीबॉल टीम थी। तो पद्मजा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 20-25 सालों में क्या गुजरा है अफगानिस्तान के ऊपर, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या गुजरा है। और अगर आप और उनके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे तो ये तो बिल्कुल एक गलत मैसेज जाएगा। आप जिस तरीके से लगातार उनको क्रिकेट खेलने से मना कर रहे हो, जिस तरीके से सुजन भी बता रही हैं कि काफ़ी पाबंदियां लगाई जाती हैं। देखिए दूसरे देशों की तरफ अगर हम बात करें, हम हिंदुस्तान की बात करें, आप देखिए महिला क्रिकेट टीम कितना अच्छा कर रही है, हमारी हॉकी टीम ओलंपिक्स में कितना अच्छा करके आई। तो अगर तालिबान इस तरीके से चलाना चाह रहा है तो फिर वो तो बहुत क्लियर है मैसेज कि जो देश है वो बद से बदतर ही हालात में जाता जाएगा। दोनों देशों में तो कोई कंपैरिजन है भी नहीं, जिस तरीके से हमारे देश में महिलाएं compete करती हैं या स्पोर्ट खेलती हैं। मुस्कान, हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बड़े लोग हैं, कल महबूबा मुफ्ती जी भी हैं, उन्होंने कहा कि तालिबान को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सच में शरिया के हिसाब से महिलाओं को मौके देंगे तो महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। और तालिबान को ये मौका देना चाहिए कि वो महिलाओं को सच में दिखाए कि कैसे एक सरकार चलाई जा सकती है। आपको लगता है कि ऐसा एक मौका दिया जाना चाहिए तालिबान को? मुस्कान? जी सॉरी, मैं तो अभी बाहर हूँ, लेकिन जो आपने पूछा ये सवाल, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये तो सवाल पैदा ही नहीं होता है क्योंकि 20 साल पहले उन्होंने बताया था कि ऐसे होगा, हमें महिलाओं को हक देंगे, राइट देंगे, जैसे कि स्कूल जाना है, जॉब जाना है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते वो लोग। उनका वीडियो मेरे पास है जो 20 साल पहले उन्होंने बताया था, जो अभी बात कर रहे हैं, जो अभी महिलाओं सड़क पे जा रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जितने लोगों को वहाँ पे मारा है, मैंने एक ग्रुप में ऐड किया है, सारे लेडीज जो वहाँ पे है, उन्होंने जो वीडियो भेज रहे, फोटो भेज रहे, इंसान को देखने में भी लायक नहीं है, देखने बिल्कुल। मुस्कान और सुजन, आप लड़ते रहिए, आवाज उठाते रहिए, हम आपके साथ हैं। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि तालिबान को क्रिकेट बेहद पसंद है, शायद बस महिला क्रिकेटर उनको नागवार गुजरती हैं।